अस्सलाम वालेकुम। तो फिर बहुत सारी खालिस दुआओं के साथ आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पहली एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में जो कि मैंने अपलोड किया था आई थिंक लास्ट वीक, उसमें मैंने सारी चीज़ें अपनी डिस्कस की कि कैसे मेरा 1 ईयर गुज़रा यूके आने के बाद एज अ वाइफ, और उसमें स्मूथ हैपनिंग्स या मेरी अचीवमेंट्स जो थी ना, वो मैंने सीधी सीधी ट्रूली बता दी। पर उसमें मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया कि हमारी मेरी इमोशनल स्टेट क्या थी, मेरे हस्बैंड की मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, या हम क्या सोचते थे या क्या फ़ील करते थे, जो फीलिंग्स थी वो चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की थी। तो इस पार्ट में मैं वो सारी इमोशनल स्टेट जो है ना वो डिस्कस करूँगी, मेरी और मेरे हस्बैंड की, कि सर्कमस्टांसेस कैसे थे और हम फिज़िकली मेंटली कैसा फ़ील करते थे, और फिर उन चीज़ों को हमने कैसे बेटर किया। और थर्ड पार्ट में मैं कुछ अपनी कन्फेशंस, जो कि मुझे लगता है कि मेरे से मिस्टेक्स हुई, जिनको मैं चीज़ों को बेटर तौर पे हैंडल कर सकती थी, बेटर तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी, कुछ चीज़ें इग्नोर करके, वो फिर मैं थर्ड पार्ट में डिस्कस करूँगी। तो पहले पार्ट में बस मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, कोई पॉइंट्स नहीं बनाए थे, बस मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। तो फिर मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें ना मिस हो गई हैं, तो फिर मैंने अब जब सेकंड पार्ट करना था तो मैंने पहले इस पे वर्कआउट किया, मैं बैठी, मैंने सोचा, और मैंने फिर पेंसिल कॉपी लेके कुछ पॉइंट्स बनाए कि मुझे क्या बताना है या क्या डिस्कस करना है। और ट्रूली वो चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में रियलिटी में हैपन हुई, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे होते हैं और वो किसी से वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, या एडवाइस नहीं ले सकते, या अंदर रखते हैं, और फिर वो ग्रजेस बन जाते हैं जो कि साल हा साल और नस्ल दर नस्ल चलते हैं, लाइक फैमिली पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे जो है ना बताना चाहूँगी कि कैसे हम उन चीज़ों को बेहतर तौर पे भी हैंडल कर सकते हैं, और अपनी वरीज़ को या मेंटल स्ट्रेस को कैसे कोप कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं, जो मैंने वक्त के साथ सीखा। मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं अब, और मैं जब मेरी शादी हुई उस वक़्त मैं 24 की थी, 22, 23, 24 राउंड अबाउट इतनी एज थी। तो बिल्कुल अक्ल से पैदल लाओ बाली ज़हन, और जो मुँह में आया बोल दिया, गुस्से में, या किसी को मतलब रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी समझा कि हाँ, या उसने मुझे ये कहा है तो क्यों कहा है, या क्या मेरे मुंह में ज़ुबान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो जो कि आप वक्त के साथ आप में ठहराव आता है। तो ये हर इंसान की ज़िंदगी में फ़ेज़ होता है कि वो 24, 25, 22, 20 से लेके 25 तक आपका ये फ़ेज़ चलता है, 28 तक भी चलता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो इंसान को समझ आनी शुरू होती हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ चला, और मेरे इन लॉज़ ने मुझे कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया, और कैसे उन्होंने मुझे बियर किया, बियर कह लें या उनका बड़ापन कह लें या उनकी मतलब एक्सपीरियंस कह लें ज़िंदगी का। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे हैंडल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारी चीज़ें मैं इस पार्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं शलजम बना रही हूँ रेसिपी। यहाँ ने माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी एक रोटी खाई, जो उसको मैंने बटर लगा के दिया था, और उसने बहुत मज़े से खाई। पहले वो देख के कह रही थी मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी, क्या बना लिया है। लेकिन फिर वही मैंने ट्रिक लगाया कि चलो ठीक है, तुम 10 बाइट्स खाओ और बाद में तुम ऐसी रोटी खा लेना। लेकिन जब उसने खानी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने पूरी रोटी सालन के साथ खाई। तो रेसिपी जो है बहुत सिंपल है, सिंपल ईजी रेसिपी है, कोई मसाले एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। बस क्वांटिटी का थोड़ा बहुत ख़्याल है कि जैसे टमाटर जो हैं वो मैं हर रेसिपी में बताती हूँ कि जब भी आपने वेजिटेबल्स बनानी होती है तो आपने प्याज जो है वो 1 एंड टमेटो जो है वो 1.5, लाइक रेशो जो है वो आपकी 1.5 गुना होना चाहिए। बस दैट्स इट, और कोई साइंस नहीं है इसमें। तो रेसिपी आप साथ साथ देखते रहें, और जो मैंने पॉइंट्स बनाई हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताना था कि जब हमारा फ़र्स्ट काउंसिल टैक्स आया 81 पाउंड का, और मेरे हस्बैंड
कि स्पेंडिंग हमारी जो थी वो ख़त्म हो गई थी और काउंसिल टैक्स ड्यू था और हस्बैंड परेशान भी थे थोड़े बहुत ना। तो क्या हुआ कि मैं जब यहाँ आई तो जैसे सब दावतें वगैरह करते हैं तो इनके दोस्तों ने दावतें की ना। 2-3 घरों में हम गए और सब ने मुझे 20-20 पाउंड दिए। तो मेरे पास मेरा ख़्याल है 60 पाउंड थे कुछ करके, और इन्होंने भी मुझे 20 पाउंड दिए हुए थे वैसे ही पॉकेट में रखने के लिए। तो मेरे पास 80 पाउंड थे और 81 पाउंड हमारा काउंसिल टैक्स था। तो मैंने ना इन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो मैंने इनको बोला कि 80 पाउंड तो मेरे पास हैं, आप दे लें। तो मुझे ये ना एकदम से ना लाइक जो फर्स्ट रिएक्शन था, हैं तुम्हारे पास कहाँ से आए 80 पाउंड ना। तो मैंने कहा कि फ़लाने दिए हैं, फ़लाने दिए हैं, फ़लाने दिए हैं। तो कहते अच्छा आप बड़े खुश हो गए ना, और हमारा वो वक्त आराम सुकून से निकल गया। फिर मैंने वहाँ से एक चीज़ ये मेरी ज़िंदगी में मैंने सीखी कि जब आप की बीवी के पास कुछ ना सेविंग्स होती हैं और वो आड़े वक्त में जब मर्द के काम आती हैं, आपके हस्बैंड के काम आती हैं, घर पे ही लगाती है औरत और कहाँ उसने लगाने हैं पैसे, तो वो फिर जो है ना रिश्ते को मजबूत करती है। एक ट्रस्ट डेवलप होता है। ये चीज़ मैंने सीखी और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा वक्त बहुत आसानी के साथ गुजर गया। और ये चीज़ मुझे याद रही, मतलब ये एक इंसिडेंट ऐसा था जो मेरी ज़िंदगी में आते ही हुआ। अभी हमने घर भी मूव नहीं किया था, मतलब अभी हम किसी जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम किसी फ्रेंड के फ्लैट में ही रह रहे थे, ये उन दिनों की बात है। और ये मैं कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ, मैं इनको पार्क में लेके गई थी, जो कि पहले मैं हेजिटेट करती थी बहुत ज़्यादा घर से निकलने में, अकेले कैसे जाऊँ, बस पे कैसे जाऊँ, बारिश हो जाएगी, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, पैम्पर चेंज करना पड़ेगा, वग़ैरह वग़ैरह, ये सारे फ़ियर्स थे। तो उसमें ये मैंने सीखा, मतलब अपनी ज़िंदगी में ये अप्लाई किया कि आपके साथ अगर आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई नेबर, आपका कोई भी जानने वाला, आपकी नंद, जैसे अब मेरी एक नंद मतलब समझ लें आप ना, दूर के रिश्तेदारों में, तो वो और मैं, उसका भी बेबी छोटा था और मेरी भी बेटियां थीं, तो हम दोनों जो थे ना चले गए, बस पे गए। टायर्ड बहुत ज़्यादा हो गए थे, रात को तो बस बोलने की हिम्मत भी नहीं थी और इतनी बुरी हालत हो रही थी कि बस हो गई थी ना, क्योंकि आपको 2 बच्चों के साथ प्राम भी पुश करनी होती है, फिर उनकी लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करो। फिर पार्क में जाके मैडमों को झूले चाहिए होते हैं कि जी हमें स्विंग दें, हमें फ़लानी जगह स्लाइड पे लेके जाएँ, ये करें, वो करें। तो थक बहुत ज़्यादा गए थे, लेकिन ये था कि घर बच्चे भी थके और घर आके सो गए और हम लोग भी फ्रेश हो गए थे। तो इसलिए बाहर निकलना चाहिए, ये एक की पॉइंट है, ख़ास तौर पे यहाँ जब जहाँ पे आपकी फैमिली नहीं है, आपके घर पास-पास नहीं है, आप मतलब पाकिस्तान में जैसे होता है कि चाचू, फूफो, खाला, मामू के इर्द-गिर्द घर होते हैं 2-2 गलियों पे, तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं है, तो इसलिए आपको पार्क में बच्चों को लेके जाना चाहिए। आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट वॉक के लिए जाएँ, रेस लगवा दें बच्चों की गली में ले जाके। इस तरह से छोटी-छोटी जो एन्जॉयमेंट्स हैं ना, आप खुद अपनी सीख सकते हैं, जो मैंने वक़्त के साथ सीखा। अच्छा, आते हैं दोबारा से अपनी स्टोरी की तरफ। तो क्या है कि मैंने अम, अच्छा, जब हमने फिर अपना घर ले लिया ना, तो स्ट्रगल स्टार्ट हो गई ज़बरदस्त किस्म की। मतलब मियाँ ने 2-2 3-3 जॉब्स की और मैंने भी जॉब की। और जब मैं जॉब करती थी तो मतलब 8 घंटे की शिफ्ट है और मैंने 2 घंटे पहले उठना है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, फिर जाना है। सुबह तो मुझे ये ड्रॉप कर देते थे, लेकिन वापसी आते मैंने बस पे आना होता था, तो मुझे 2 घंटे और लग जाते थे। मतलब वो पूरा एक शिफ्ट जो थी वो मेरी 12 घंटे की हो जाती थी और घर पहुँचते-पहुँचते मैं टायर्ड होती थी। फिर मुझे ये भी होता था, अच्छा शाम को इन्होंने आना है तो मैंने खाना भी आने से पहले बनाना है। वीक में 3 डेज़ होती थी मेरी जॉब ना। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें मतलब सीखी कि कैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ। जैसे ये लहसुन फ्रोज़न छील के रख लेना, अदरक छील के रख लेना, प्याज़ काट के छील के मतलब काट के, छील के काट के उसको फ्रीज़ कर देना। तो ये चीज़ें फिर मैंने सीखी कि अच्छा मैं अपनी लाइफ़ को स्मूथ करने के लिए क्या-क्या चीज़ें कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने ना फ़रिया को ना लहसुन छीलने के लिए दिया हुआ था यहाँ पे, पर उसने छीला नहीं था, बस ऐवें ही री-रॉन्ग करके तो छोड़ दिया था। तो ये वो वाला क्लिप है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो ये स्ट्रगल का टाइम था। स्ट्रगल तो ख़ैर चलती ही रहती है आपकी ज़िंदगी में जब तक आप ज़िंदा हैं। कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं वक़्त के साथ और उस दौरान कुछ चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं।
जैसे उस वक़्त जॉब्स का प्रेशर था और कर्ज़ उतारने का प्रेशर था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल के साथ मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, चाहे मैं अपने आप को समझाने के लिए कहती हूँ या अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कहती हूँ या किसी भी वजह से मैं ये कहती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वैसे ही मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, जैसे उनके पेरेंट्स उनके लिए हैं उसी तरह मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हैं। तो ये चीज़ें अगर हस्बैंड और वाइफ समझ लेना कि जो चीज़ मेरे हस्बैंड अपने मदर फादर के लिए बहन भाइयों के लिए फ़ील करते हैं वही चीज़ मैं फ़ील करती हूँ। तो जब आप और दूसरी बात ये होती है कि जब आप अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स को उनके पेरेंट्स को अ, अपने पेरेंट्स की तरह से ऑफ कोर्स वो बन नहीं सकते, आप नहीं हैं नेचुरली उनकी औलाद, लेकिन आपको अपने दिल को ये बात समझानी होती है कि जैसे मेरा बाप माँ बीमार होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, इसी तरह मेरे हस्बैंड को होती है, या मेरे माँ बाप जैसे मेरे लिए परेशान है इसी तरह उनके माँ बाप उनके लिए परेशान है और उनकी ज़रूरियात को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों के पेरेंट्स इक्वल हैं और हम तो 21वीं सदी में रह रहे हैं। अगर हम ये कहें कि सिर्फ़ मर्द की ज़िम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को सँभालना, लड़की की ज़िम्मेदारी नहीं है जब वो बहू बन जाती है, दूसरे इन-लॉज़ में आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ़ व्यू ये है। मेरा पॉइंट ऑफ़ व्यू ये है कि हाँ, औरत पे दुगनी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि उसने अपने ससुराल का भी ख़्याल रखना है, अपने इन-लॉज़ का भी ख़्याल रखना है और उससे बरकतें बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा बरकतें मिलती हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बीवी अपने पेरेंट्स को या अपने बहन-भाइयों को पीछे छोड़ दे, ऐसा नहीं होता बिकॉज़ अगर उसका दिल ही खुश नहीं है, तो वो आपके पेरेंट्स की कैसे खिदमत कर सकती है? ये बात हर हस्बैंड और वाइफ को समझनी चाहिए कि जैसे चाहे वो औरत है या वो मर्द है, दोनों के माँ-बाप इक्वल हैं, दोनों के बहन-भाई इक्वल हैं। मर्द चूँकि कमा रहा होता है या वो एक अर्निंग मेंबर होता है तो फिर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है या माँ-बाप भी उसको बेधड़क होके कह देते हैं कि फ़लाँ काम आया है या फ़लाँ ज़रूरत है, तो आप जो है वो हेल्प कर दें और करनी चाहिए। ये अल्लाह ताला ने अगर आपको इस काबिल बनाया है, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है कि आप जो है स्पेंड कर रहे हैं किसी पे। खुदा चाहे तो आपसे वो ले ले, इसमें कोई मतलब आप अगर ये कहें कि जी हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, वो फिर अल्लाह ताला आपको बता देता है कि नहीं भई, ये तुम्हारे करने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? ये मैं हूँ जो तुम्हें दे रहा हूँ और इसी से तुमने आगे चलना है। ठीक है, तो ये एक अल्लाह ताला का फ़ज़ल होता है। मैं इसको एज़ अ ब्लेसिंग लेती हूँ कि अगर आप अपने इन-लॉज़ पे या अपने पेरेंट्स के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला का रहम और फ़ज़ल है, वरना खुदा मोहताज कर दे, आपको पता भी ना चले। तो ये चीज़ भी मैंने सीखी। अच्छा, उन दिनों होता क्या था कि जॉब हम सब कर रहे हैं, या मतलब मैं भी कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं और 4-4 5-5 जॉब्स, मतलब 3 उनकी, 1 मेरी मिला के 4 जॉबें हो गई। फिर उनको एक्स्ट्रा भी कोई काम मिलता था तो चले जाते थे। और हम मतलब बच्चा कोई नहीं था, इतना कोई ख़र्चा भी नहीं था, सिर्फ़ जो हमारा नॉर्मल जो रेंट जा रहा है, काउंसिल टैक्स जा रहा है, बिल जा रहे हैं या खाना-पीना है, वही ख़र्चा हो रहा है। और शादी के बाद कपड़े भी आपके पास इतने होते हैं कि आप बनाते नहीं हैं, मतलब बनाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। ऊपर से यहाँ पे ठंड है, जब जॉब करनी होती थी तो गाउन पहन के जाना, मतलब कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा हो नहीं रहा था। उस दौरान फिर 2-3 साल मतलब इसी तरीके से गुज़रे। कोई वो नहीं हुआ, मतलब कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं हुआ। हाँ, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ हमने अपने पेरेंट्स की हेल्प करी, जितनी भी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला जानता है मेरी नीयत को। तो करनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई औरत ये कहती है ना कि हाँ, हाँ, मैं तो करती हूँ और मेरा दिल नहीं मैं दिल से करती हूँ या मेरा दिल तंग नहीं होता, तो ये गलत बात है। मेरा दिल भी तंग होता था। ये पॉइंट भी मैं बता रही हूँ, बिकॉज़ आप इंसान हैं। आप फ़रिश्ता नहीं हैं, आप खुदा नहीं हैं। आप दाता नहीं हैं, अल्लाह ताला देने देने वाली ज़ात है। जब मेरे हस्बैंड स्पेंड करते हैं अपने घर पे, अब तो ख़ैर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल गुज़र गए हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा कि कैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ। उस वक़्त
जब मैं भी जॉब कर रही थी और हस्बैंड भी 4-4 5-5 जॉब्स कर रहे होते तो हमारे पास आपस में एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं बचता था। और फिर ऊपर से ये कि सेविंग भी नहीं हो पाती थी, मतलब जितना हम वो कर रहे थे, अर्न कर रहे थे, उतना ही हम स्पेंड भी कर रहे थे। वो चाहे किसी भी जगह पे जा रहा है, वो पाकिस्तान जा रहे हैं या हमारे ऊपर खर्च हो रहे हैं, जिस तरह भी, मतलब सेविंग ज़ीरो, ज़ीरो, लाइक 0.000, नथिंग, कुछ भी नहीं। और ऊपर से कर्जा भी नहीं उतर रहा। तो वो स्ट्रेस कॉज करता रहा। और और वो फिर स्ट्रेस जो था वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता था कि भाई आप एटलीस्ट बांधें। मैं इनको कहती थी मैंने कमेटी डालनी है और मुझे इतने पैसे चाहिए, और मैंने झूठ बोला इनसे कि मैंने ना कमेटी डाल ली है। और मैं हर महीने ना 200 पाउंड ना साइड पे रखती गई और वो बस मैं बैग में डालती थी। इनको कहा हुआ था कमेटी डाली हुई है मैंने तो मेरे पास तकरीबन ना 2500 पाउंड इकट्ठा हो गया। और मैं उन दिनों ना प्रेग्नेंट भी हो गई, और मेरी थी वो अपॉइंटमेंट अपनी बेटी, मतलब स्कैन था मेरा। मैं गई हूँ हॉस्पिटल, तो पीछे मेरी ना बैग में कुछ सामान रह गया, पता नहीं रिपोर्ट्स थी या क्या ना। तो मैंने इनको कहा आप जाके ले आए ना। तो वो बैग मैंने छुपाया होता था जिसमें मैंने पैसे रखे हुए थे। तो ये लेने गए, कहीं इनके हाथ ना वो बैग लग गया, और आके ना मुझे हॉस्पिटल आके कहते हैं तेरी कमेटी निकल आई आ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। अच्छा, जल्दी जल्दी से ना मैं रेसिपी भी बता दूँ। शलजम बना रही थी मैं, तो मैंने इसमें वो ही नॉर्मल मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ, लहसुन अदरक, सॉरी सिर्फ लहसुन, अदरक नहीं डाला था इसमें। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा, बस ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा भून के मैंने इसमें बड़े बड़े टुकड़े काट के शलजम डाले, और उसको फिर मैंने गलने के लिए दम में छोड़ दिया था। अच्छा, बड़े बड़े टुकड़े, अम्मी मेरी जो थी वो छोटे टुकड़े काटती थी, तो वो फिर ना मैश नहीं होते थे। मेरी सास जो थी वो बड़े टुकड़े काटती थी और दम में हंडिया बनाती थी, और फिर उसके बाद ना उसको मैश कर लेती थी चम्मच के साथ या डोई के साथ, जिससे वो भी सालन पका रही होती थी। तो वो बहुत अच्छी सी ना भुनाई भी हो जाती थी, और जो मसाले थे वो सारे डिफ्यूज़ हो जाते थे। और भुनाई वो इतनी करती थी कि ऑयल नज़र आने लग जाए, और पंजाबी में कहती थी इनू दब के भुनो तो बहरहाल वो मैंने ज़िद करके ना पैसे जमा किए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए 2500, और वो फिर हमारा कर्ज़ा ना बहुत आसानी के साथ उतर गया। ये अल्लाह का फ़ज़ल था अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो और हमेशा मेरी इस बात पे लड़ाई होती थी कि मुझे पॉकेट मनी दें, जो कि अभी तक नहीं हुई। हर महीने कहते हैं अच्छा नेक्स्ट महीने से ना तुम इतने पैसे ले लेना, और वो कोई ना कोई ख़र्चा आ जाता है। लेकिन मुझे कोई वो नहीं है, हाँ ठीक है, मतलब एक दिल करता है इंसान का कि हाँ आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए जो आपकी अपनी ज़ात के लिए हों। लेकिन अगर नहीं होते तो फिर उस पे हाँ, थोड़ा सा मैं टॉन्ट कर देती हूँ कि हाँ हाँ आपने मुझे दिए नहीं हैं। लेकिन कभी कभी वो बात हमारी लड़ाई में कन्वर्ट नहीं हुई, इतनी बड़ी कोई डिज़ास्टर वाली। अच्छा, मैंने ना इसको फ़रीहा को वही सैलड वाला काम जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया है कि मैं इसको दे देती हूँ। इससे इसका टाइम स्पेंड हो जाता है, इसकी कोई एक्टिविटी हो जाती है, खुश हो जाती है, और मेरा भी काम आसान हो जाता है। तो ये मैं इसको देती हूँ डेली कोई ना कोई चीज़ कटिंग करने के लिए। पर उस दौरान छोटी वाली सो रही होती है, और ये जो छुरी मैंने इसको दी हुई है, नाइफ़ जो है, ये बहुत मतलब इसकी धार तेज़ नहीं है, तो मुझे पता होता है कि ये नुकसान नहीं करेगी। तो ये ज़रा ख्याल रखना है। और वैसे भी माशाल्लाह 6 ईयर्स ओल्ड हो गई है, तो ठीक ठीक रहती है, चीज़ें मैनेज कर लेती है। तो वो चीज़ें थी। अच्छा, जब मेरी बेटी हुई ये फ़रीहा, फ़र्स्ट बेबी हुआ मेरा, तो हमारा अकाउंट उस वक्त भी खाली था, हालांकि मैंने पूरी जॉब की थी। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने शेयर नहीं की किसी के साथ भी, और हमेशा झिझकती रही कि ये बातें मैं किसी को बताऊंगी तो कोई बातें बनाएगा, या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, या क्या होगा। ये चीज़ें मैं इसलिए अब शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई इस वक्त से गुज़र रहा हो और लोग उसको समझ ना रहे हों। जब मेरी बेटी हुई तो हमारे पास मिठाई के भी पैसे नहीं थे, और तो फिर उस दौरान ना जो फ्रेंड्स थे, या मतलब जो जानने वाले थे आपके, तो ये नहीं पता कि इनसाइड स्टोरी क्या है।
उस वक़्त हमारे पास मेरा अकाउंट भी खाली था, मेरे हस्बैंड का अकाउंट भी खाली था। मतलब फिर मुझे वहाँ पे फिर हमारी लड़ाई होती थी कि एटलीस्ट आप अपने पास इतने पैसे तो रखें कि अगर हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो हमारे पास कुछ स्पेंड करने के लिए हो। और उस वक़्त बेनिफिट भी नहीं था, बच्चों का कोई भी बेनिफिट नहीं आ रहा था क्योंकि बेबी कोई था नहीं। और हमें मतलब हॉस्पिटल के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज़ सारी ना हॉस्पिटल का ख़र्चा भी गवर्नमेंट उठाती है जब प्रेग्नेंट होती है औरत, तो हमें कोई था नहीं कि जी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे इन साइड वो जो औरत होती है ना कि हाँ हाँ सारे पैसे घर भेज दिए, वो हमेशा रहता रहा है। मैं कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान नहीं हूँ बिल्कुल भी ना। तो ये चीज़ें मेरे अंदर रहती थीं जो कि स्ट्रेस कॉज करती थीं, और हर औरत के उसमें करती होंगी, लाइफ में करती होंगी, वो शेयर करे या ना करे, लेकिन हर औरत इस स्ट्रेस से गुजरती है। इसको इस स्ट्रेस को झेलने का और इससे बाहर आने के तरीके इंसान को खुद से ढूंढने चाहिए, जो कि मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं कामयाब हुई उसमें। तो जब हमारे पास, मैं वो बता रही थी कि मतलब मिठाई बांटी तो वो इनके चचा ने बांटी, और ख़ैर हमने उनको बाद में वो मतलब कर दिया, पे कर दिया। लेकिन उस वक्त कोई चीज़ ये समझ नहीं रहा था कि मैं भी हॉस्पिटल से आई हूँ और मुझे भी ज़ाहिर ही बात है चीज़ों की ज़रूरत थी, मीट चाहिए था, और उस वक्त इतनी अकल भी नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल जाने से पहले जो है ना अपने वो तैयार करके जाती, कुछ मीट रख जाती या कुछ, जो कि मैंने सेकंड बेबी की दफ़ा किए कि मैंने यखनी के ना छोटे छोटे मतलब जैसे केजीज़ के 4 पैकेट बनाए गोश्त के, और उसमें खड़ा मसाला डाल के ना फ्रीज़ कर दिया कि आते ही बस मैं निकालूंगी, धो के मैंने ऐसे फ्रीज़ कर दिए थे कि निकालूंगी और आके मैं पानी के अंदर डाल के तो इसकी यखनी बना के तो पी लिया करूँगी। वो चीज़ें पहली दफ़ा समझ नहीं आ रही थी, जो दूसरी दफ़ा समझ आई, दूसरी दफ़ा मैनेज करना फिर आसान हो गया था। तो वो चीज़ें स्ट्रेस कॉज करती रहीं बहुत ज़्यादा, और फिर हमारी लड़ाइयाँ भी डेफ़िनेटली होती रहीं। तो ये चीज़ें चल रही थी, ये पहली प्रेगनेंसी इसी तरीके से गुजरी कि हम एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे, ऊपर से मेरे हार्मोनल इशू चल रहे हैं। प्रेगनेंसी में वैसे ही बंदा पागल हुआ होता है, औरत तो पागल हुई होती है, और दर्दें, फिर वाइटामिन जो आयरन मेरा रहता ही लो है, तो हड्डियों में दर्द रहती होती थी, तो वो इतनी दर्द होती थी कि बाज़ दफ़ा हाथ लगाने से भी ना चीख निकलती थी, और या सांस फूलता था, और हस्बैंड कहते थे कि ये क्या ड्रामेबाजी है। तो जो कि हमें वक्त के साथ समझ आया कि भाई ये एक नॉर्मल थिंग है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहेगी, और इसको फिर कैसे हैंडल करना है। बिकॉज फर्स्ट चांस था मेरा भी, उनका भी, और पास कोई था नहीं जो समझाता कि भाई कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, या इंसान को रेस्ट ही मिल जाए ना। मतलब मैंने पूरे 9 महीने मैंने जॉब किया। जनवरी में मेरी लास्ट शिफ्ट थी और फरवरी में फ्री हो गई थी। प्रॉपर मैंने सारी मतलब जॉब अपनी कंटिन्यू की, और वो भी लालच किया। लालच ये किया कि जी अगले पूरे साल जब फ्रिया छोटी होगी तो मैटरनिटी मुझे मिलेगी, तो अभी तो है नहीं है फ्रिया, तो मैं अपने ऊपर बेशक जुल्म करके कर लूँ ताकि अगला साल जो है वो सुकून का गुजर जाए। मैं समझती हूँ कि मुझे उस वक्त ना 4 महीने 5 महीने करके ना ब्रेक ले लेनी चाहिए थी, बिकॉज आपका वेट इतना गेन हो रहा होता है, और ऊपर से बेबी भी आप सफ़र कर रहे होते हैं, रात को आप सो नहीं सकते, सुबह को आपने जॉब करनी है, घर भी संभालना है, और फिर पाकिस्तानी मर्द जो कि कहते हैं कि जी हमें बुलाए ना। मतलब शुक्र है अल्लाह ताला का कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने और मेरे हस्बैंड ने सीखा कि दोनों ने मिल के घर चलाना है, या घर में अगर औरत को हेल्प की ज़रूरत है तो वो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पर उस वक्त वो नहीं करते थे, बिकॉज़ पहले ज़रूरत नहीं पड़ी, और बाद में जब ज़रूरत पड़ी तो फिर उनको मुश्किल भी लगा, उनको ऑकवर्ड भी लगा कि हाय हाय मैं मर्द हूँ और मैं किचन में बर्तन धोऊंगा किसी के सामने, या मेरी बीवी ने कह दिया कि ये चीज़ उठा के मुझे दे दें, या पानी पिला दें, या चाय बना दें, तो फिर इज़्ज़त में कमी आने वाली बात है। ये उस वक्त उनको महसूस होता था, और अब नहीं महसूस होता। अब वो कहते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ और ये मेरी ज़रूरत है, और हर एक को करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है जो कि मैं अपने घर वालों को कहती हूँ, अपने भाइयों को भी कहती हूँ, अपने देवरों को भी कहती हूँ, बल्कि देवरों से तो मैं बड़ी हूँ सबसे, मतलब जेठानी कह लें। और मैं तो उनको कहती हूँ कि भाई नहीं, तुम्हारी बेगम बैठी है, तुमने करना है उठ के, यू शुड डू इट। वो सारा दिन के घर में काम लगी हुई है, खाना भी उसने लगाया है, समेटा भी उसने है, तो चाय के कप पीने के बाद क्या तुम किचन में नहीं रख के आ सकते, या एक कप चाय नहीं बना के दे सकते? तो मैं ये ज़बरदस्ती करवाती हूँ, बल्कि छोटे वाले को तो मैं कहती हूँ कि तुमने ही चाय बना के देनी है मुझे। बेशक मैं खुद बना सकती हूँ, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसकी हैबिट डेवलप करने के लिए मैं उसको कहती हूँ कि नहीं, ये काम तुमने करना है और मैंने तुम्हारे हाथ की ही चाय पीनी है।
अच्छा, एक और वर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरी ज़िंदगी का वो ये रहा, वर्स्ट कह लें या डिफ़िकल्ट कह लें, मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ाहिर ही बात है हस्बैंड जॉब से आए हैं, उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, मैं जॉब से आई हूँ, मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। अब वो आए हैं, आके उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं तो अपने फ्रेंड्स की तरफ जा रहा हूँ रात के 8 बजे या 9 बजे, और वापसी हो रही है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। अब मैं अकेली क्या करूँ घर में? चलो तुम्हें मैं फलां आंटी हैं उनकी तरफ छोड़ देता हूँ, या रिलेटिव है उनकी तरफ छोड़ देता हूँ। अच्छा, मुझे उन्होंने छोड़ दिया, मैंने भी कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी आंटी के साथ चिट चैट कर लूँगी, आप छोड़ दें। तो मैं चली गई हूँ वहाँ पे। अब मेरे मियाँ जी आ रहे हैं रात 11 बजे। अब वो बेचारी आंटी जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने सुबह स्कूल जाना है, वो मेरी वजह से बैठी हुई हैं। तो ये चीज़ें मर्दों को पता नहीं रियलाइज़ नहीं होती, या वक्त के साथ रियलाइज़ होती हैं, या वो रियलाइज़ करना नहीं चाहते। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो फिर और फिर मैं इस स्ट्रेस में हूँ कि वो मेरी वजह से बैठी हुई हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदे के अपने घर की एक रूटीन है, और ख़ास तौर पे बच्चे जब स्कूल गोइंग होते हैं, दे शुड गो इन बेड लाइक 8 और 9। तो आपको 8-9 बजे लेटना है बेड में, बच्चों को सुलाना है, फिर आपने सुबह उठना भी है क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है, उनके लंच बैग पैक करने हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें उस वक्त समझ नहीं आ रही, और हमारी लड़ाइयाँ होती थी इस वजह से कि जी दोस्तों की तरफ जाना है और लेट नाइट जाना है। मेरा इशू हमेशा से यही रहा और अभी भी यही है कि लेट नाइट जो जाना है ना, वो पता नहीं क्या मुझे उससे ना फोबिया है एक, कि लेट नाइट सिटिंग, पता नहीं अम्मी कहती होती थी कि ना मगरिब के बाद ना शैतान फिरते हैं गलियों में। तो अम्मी कहती थी कि मगरिब होने से पहले पहले घर आ जाना। जब हम छोटे थे गलियों में खेलते थे पाकिस्तान में ना, तो मगरिब के वक्त ना शैतान होते हैं और सारी रात फिर शैतान रहते हैं, तो आप लोगों ने ना मगरिब से पहले पहले घर आ जाना है। ये अम्मी की ना वो जुमला जो था ना, वो दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है कि नहीं, रात को बाहर निकलना अच्छा नहीं है। यू शुड बी एट होम लाइक 8 o'clock, यू शुड बी एट होम। उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते। और पता नहीं मैं अक्सर इनसे ये बात डिस्कस करती हूँ कि बच्चों ने भी यही सीख लेना है कि 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं जाएंगे। फिर तो जब उनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी तो हमें फिर मुश्किल नहीं होगी। ये चीज़ें मैं इनको बताती नहीं हूँ, करती नहीं हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वक्त के साथ बेटर हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा। तो मर्दों को भी ये बात समझनी चाहिए कि आप अगर किसी के घर जा रहे हैं, वो वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। आप बेशक आपका लेजर टाइम गुजर जाता है दोस्तों के साथ, पर आपकी वजह से बाकी फैमिलीज़ भी सफ़र कर रही हों, मे बी। बेशक वो शायद मुंह से तो कोई भी नहीं कहेगा ना आपको, या बीवियां अपने हस्बैंड से लड़ लेंगी, आपसे तो नहीं आके लड़ेंगी कि भाई हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से या कुछ भी। तो ये चीज़ें खुद से इंसान को रियलाइज़ होनी चाहिए, रियलाइज़ करनी चाहिए। अच्छा, एक दूसरी बात जो मैं जल्दी जल्दी से करना चाह रही हूँ वो थी टैक्सी। मेरे हस्बैंड ने टैक्सी शुरू कर दी, मेरी बेबी हुई, और 1 ईयर की मुझे मैटरनिटी लीव मिली, मतलब मैं घर पे रहने लगी हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने रात को टैक्सी शुरू कर दी। अब ये हस्बैंड जो है ना, वो मॉर्निंग पर्सन है, इन्होंने सुबह उठ जाना है तो सोना नहीं है। ये इनकी रूटीन है, चाहे सारी रात जागें, दिन में ये घंटा सो लेंगे, मतलब सुबह 8 बजे ये उठ जाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो अब ये रात को जॉब करके आए हैं, सुबह 3-4 बजे पहुँचे हैं, 4 बजे से लेके 7 बजे तक सोए हैं, 8 बजे तक सोए हैं, और उठ के बैठ गए हैं। उसके बाद ये सोए नहीं हैं, या दूसरी जॉब ढूंढ ली, शाम को वहाँ चले गए, दिन में बीमार हो गए। 3-4 महीने इसी तरीके से गुजरा, और मेरी बेबी छोटी थी, रात को मैं अकेली रह रही हूँ। सुबह को रात को मतलब ये सोई नहीं है, या मैं बीमार हूँ, या मेरे मुझे मुझे प्रॉब्लम है कोई, मैं उसको मैनेज नहीं कर पाई, कॉन्स्टिपेशन की मुझे मसला रहा। ब्रेस्ट फीड मैंने 2 2 ईयर्स किया अपनी बेबी को, तो रात को भी मैं नहीं सही तरह सो पा रही, या बेबी नहीं सो पाती, मतलब चीज़ें हम मैनेज नहीं कर पाए, और मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, और हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई। बिकॉज़ मैं इनको कह रही थी कि आपने टैक्सी नहीं करनी, रात की जॉब नहीं करनी, रात को आपने घर होना है, मैं रात को अकेली नहीं रह सकती। वो भी बहुत मुश्किल वक्त गुजरा। फिर और उसकी वजह से वो जो मेरे हस्बैंड की और मेरी लड़ाइयाँ थी ना, वो इर्द गिर्द घुसती गई। कभी मैं इन लॉज से नाराज़ हो गई, कभी पाकिस्तान कॉल करने को दिल नहीं कर रहा, मतलब। अच्छा, लड़ाई हो गई तो क्या है कि जी इनसे लड़के, तो इनके अम्मा अब्बा के साथ बात करनी छोड़ दी। हालांकि हमेशा इनके अम्मा अब्बा ने इनको डांटा कि नहीं, तुम्हारी गलती। इवन
इनकी अम्मा के तो डायलॉग ये था कि तू तो मेरा पुत्र ही नहीं हैगा जे तू कुड़ी नूं तंग करदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो हमें जो भी मतलब मेरी शिकायत होती थी ना, मैंने उनके अम्मा अब्बा को ही बतानी होती थी, अब अब्बू को तो नहीं, खैर अम्मी को, और अम्मी ने इन्हीं को डांटना होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको शिकायत लगाई हो और उन्होंने कहा हो नहीं तुम्हारी गलती है। हमेशा इनको डांट पड़ती थी। फिर 2-3 दिन बाद जब मूड मेरा ठीक हो जाता था, चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी, फिर वो बेशक मुझे समझा देती थी कि तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो भी इनके सामने नहीं, हमेशा अलग, कि ये ना समझे कि जी इसकी गलती है। हमेशा अगर इनको मेरे सामने डांट लेना, मेरे हस्बैंड को मेरे सामने डांट लेती थी इनकी अम्मी, लेकिन कभी मुझे इनके सामने बिल्कुल कभी नहीं डांटा, हमेशा साइड में अलग से समझाया जो भी समझाना था। और वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, आधे घंटे की हो गई, और अभी मेरे सिर्फ 4 पॉइंट डिस्कस हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। जल्दी से मैं रेसिपी बता दूँ, कोई साइंस नहीं है इसमें, बस मैंने जो है ना शलजम उसी चम्मच से मैश कर लिए थे। अच्छा, इसमें मैं चिकन ऐड करती हूँ, पर मुझे लगता है सब्ज़ी का ना अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है अगर उसमें गोश्त ऐड कर ले। मतलब करेलों में या भिंडी में तो गोश्त सही लगता है, पर तोरियों में या शलजम में गोश्त डालना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं चिकन ऐड नहीं करती। बच्चों को वैसे मैं नगेट्स वगेट्स दे देती हूँ बीच में ना, दिन में एक दफ़ा। तो रेसिपी मेरी ख़त्म हो गई और पैन का ना कवर टूटा हुआ है। तो पहले मैंने सोचा मैं ना काट लेती हूँ, वीडियो नहीं दिखाती ना, फिर मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, सबकी घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं और वो इस्तेमाल के काबिल होती हैं, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, फ़जूल खर्ची से बचना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इसको काटा नहीं और मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बस इसकी भुनाई अच्छी सी करनी है। और हाँ, एक जो टिप था वो ये था कि इसमें ना चीनी ऐड करती हूँ मैं 1 टेबलस्पून, अगर शलजम कड़वे हों तो। मतलब पाकिस्तान का जो टेस्ट है पाकिस्तानी शलजम का, वो कड़वा होता है, पर यूके में जो शलजम है वो कड़वा नहीं होता, वो मीठा होता है। तो उसमें अगर ना भी करें यहाँ पे यूके में तो चलता है, पर अगर मैं देखती हूँ उसमें थोड़ा सा कसैलापन आ रहा है या कड़वा है ना वो, तो फिर मैं उसमें डाल लेती हूँ थोड़ी सी चीनी। और पाकिस्तान में तो लाजमी डलती है, उससे अच्छा टेस्ट बन जाता है, अच्छा टेस्ट बन जाता है, ये डेफिनेट सी बात है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी ही ऐड की है, और उसके बाद फिर चीनी ने अपना पानी छोड़ा और उसको मैंने फिर भून लिया, बस अच्छे से ना इतना भून लिया था कि उसका ऑयल जो था वो साइडों पे नज़र आना शुरू हो गया था, और सब्ज़ी जो थी वो बिल्कुल रेडी थी। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आप सबको इंशाल्लाह दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे और फ़ज़लों में रखें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।